इसे फोन कर दिया। हाँ भाई बच्चों, आपने लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में क्या पढ़ा था? लेंथ कंट्रैक्शन, लंबाई में संकुचन आना, लंबाई कम हो जाना, यही था ना। अब हम पढ़ेंगे टाइम डिलीशन। नेक्स्ट टॉपिक है। अच्छा क्वेश्चन, चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं उसी टॉपिक पर। लिख लीजिए क्वेश्चन लिखेंगे। लिखो भाई, यदि एक घन का विराम द्रव्यमान V नॉट है, इफ V नॉट is the rest volume of a cube और लंबाई L नॉट है एंड लेंथ इज L नॉट, तो बताइए V वेग से गतिशील फ्रेम से, V वेग से गतिशील फ्रेम से देखने पर इसका आयतन कितना होगा? कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब if observer see the cube with velocity v. Here जहां v upon c is equal beta, where v upon c is equal beta. क्वेश्चन आपका है तो सॉल्यूशन करेंगे इसका, यहीं से आपके किसी भी तरह का आ जाए आप सॉल्व आप कर पाएंगे उसे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ द वेंस्ड क्यूब, विराम घन का आयतन क्या आएगा? V नॉट इज इक्वल, साइड कितनी है? L नॉट मल्टीप्लाई बाई L नॉट मल्टीप्लाई बाई L नॉट, क्या हो जाएगी ये? V नॉट इज इक्वल L नॉट क्यूब, L नॉट का क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब क्या है, एक डायरेक्शन में आपका ये चल रहा है तो कंट्रैक्शन उसी डायरेक्शन में आएगा, ना कि तीनों डायमेंशन में। तो इसमें आप लिख लीजिए लिखो, अब वेग की दिशा में घन की लंबाई, नाउ लेंथ ऑफ द क्यूब along the velocity, तो ये आएगी आपकी L इज इक्वल, कितना आएगा बच्चों?
एल नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। ठीक है, ये हमने निकाला था ना फॉर्मूला, वो यूज हमने कर लिया है, लिख लीजिए। अब गतिशील फ्रेम से इसका आयतन निकाल देंगे। नौ, अब गतिशील फ्रेम से देखने पर इसका आयतन, अब गतिशील फ्रेम से देखने पर इसका आयतन, देन इट्स वॉल्यूम ऑब्जर्व फ्रॉम द मूविंग फ्रेम, फ्रॉम द मूविंग फ्रेम तो v होगा। ठीक है, तो वॉल्यूम जो होगा बच्चों क्या होता है, लेंथ क्रॉस ब्रेथ क्रॉस हाइट। अब आप जब देख रहे हैं मूविंग फ्रेम से, तो एक तो लेंथ आपकी इतनी चेंज हो गई है, बाकी आपकी एल नॉट ही रहेंगी, एक में ही तो आएगा चेंज। जो डायरेक्शन आपका वेलोसिटी की डायरेक्शन में, जो साइड आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगी उसी में कंट्रैक्शन आएगा, बाकी में नहीं आएगा। तो ये आपका इस तरह से आ जाएगा एल मल्टीप्लाई बाई एल नॉट मल्टीप्लाई बाई एल नॉट। एल का वैल्यू क्या है, एल नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, और ये एल नॉट मल्टीप्लाई बाई एल नॉट। तो ये आपका आ गया एल नॉट क्यूब अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। एल नॉट क्यूब को क्या लिख सकते हैं हम, वी नॉट। तो ये आ जाएगा आपका वी नॉट अंडर रूट 1 माइनस, और इसके प्लेस पर क्या आ जाएगा, बीटा स्क्वायर। ये आ गया आपका, यानी कि v इज इक्वल वी नॉट अंडर रूट 1 माइनस बीटा स्क्वायर। सेम एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। तो कितने गुना हो जाएगा, इतने गुना हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइम डिलेशन। ये रिलेटिव टाइम, ऑब्लिक इसको रिलेटिव टाइम भी बोल देते हैं, और हिंदी में बोलते हैं समय विस्तार, समय विस्तार या आपेक्षिक समय। ये है आप, अब भाई क्लियर हो गया, ये आप कर लोगे ना, अगर वॉल्यूम में ही पूछे तो इतने गुना हो जाता है। शायद मैंने उस दिन अपॉन में कर दिया था क्या सो, हाँ अपॉन में नहीं मल्टीप्लाई में आएगा, सही है, ठीक। ये रब कर दो। हाँ जी, टाइम इज रिलेटिव, किसने कहा, लॉरेंट्स ने कह दिया। लॉरेंट्स में टाइम आपका इनवेरिएंट आया या नहीं, चेंज आया, इनवेरिएंट नहीं आया। तो इनवेरिएंट नहीं आ रहा है, इसका मतलब चेंज हो रहा है, चेंज हो रही है चीज, इसका मतलब ये आपका टाइम भी रिलेटिविस्टिक है, आपेक्षिक है, यानी कि हर पोजीशन से अलग अलग टाइम महसूस होगा। कहने का मतलब ये है, हम जिस भी फ्रेम पर जाएंगे उसके अकॉर्डिंग टाइम बदलता है। ठीक है, टाइम में जनरली इसका मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, टी नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। ये होता है आपका रेस्ट के लिए, यानी कि आपका प्रॉपर टाइम। ठीक है, अभी मैं इसको प्रूव भी करूंगा। ये होता है आपका अपैरेंट टाइम, यानी कि आभासी समय जो महसूस हुआ है। ठीक है, ये रिलेशन है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर वेलोसिटी को मैं इंक्रीज करूं तो इस टी का वैल्यू क्या होगा, टी के साथ रिलेशन क्या आएगा इसमें, v को इंक्रीज करें तो आपका
अच्छा इसी को देख लीजिए, इस तरह से है तो क्या टी ग्रेटर देन टी नॉट लिख सकते हैं? भाई डिवाइड लगा रहे हैं तब इसके बराबर आ रहा है, इस टी नॉट में डिवाइड कर रहे हैं ना तब इसके बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये बड़ा होगा। भाग किया, इसका कुछ पार्ट इसके इक्वल है, तो ये बड़ा है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखिए, यानी कि ये आपका रेस्ट में था और ये मूविंग वाला था। क्यों? ज्यादा में भाग देंगे तो कम आएगा, तो ये कम हो गया। नहीं, ज्यादा में आपने डिवाइडेशन किया, ठीक है, तो आपका एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड इट मीन्स बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये आना चाहिए, इसके कुछ पार्ट के बराबर ही पूरा आ रहा। ठीक है, इसके कुछ पार्ट के बराबर आ रहा। चलो ये बेसिक में अभी आपको कैलकुलेट भी करूंगा, प्लीज इधर इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए। अब ये है, अच्छा अब मुझे ये बताइए, यहां से वेलोसिटी को मैं इंक्रीज करूंगा, ठीक है, इंक्रीज करने पर ये आपका घटेगा या बढ़ेगा? टी बी को बढ़ाने पर नीचे का टर्म घटेगा या बढ़ेगा? वो छोड़िए ना, अभी वहां नहीं पहुंच रहे, वो कंडीशन लेंगे आगे। बी को मैं बढ़ा रहा हूं तो नीचे वाला टर्म बढ़ेगा घटेगा? घटेगा, क्योंकि ये इसमें से घट रहा है, तो घटने वाली चीज आपकी कम करते जाएंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो कम होता जाएगा ना। बात समझ में आ रही है? बी को बढ़ाने पर इसका रिजल्ट ये कम हो जाएगा, जब आपका ये कम होगा तो ये आपका बढ़ता जाएगा। बताइए, समझ में नहीं आई? बी को इंक्रीज करने पर नीचे वाला टर्म घटा, और जिसमें हम भाग दे रहे हैं वो वैल्यू घटती है, तो रिजल्टेंट उसका क्या आता है? बढ़ता है। अल्टीमेटली बात ये निकल के आई, किसी फ्रेम का वेलोसिटी अगर हम बढ़ाते हैं तो उसका अपैरेंट टाइम बढ़ता है, इसी को बोलते हैं समय विस्तार। तो रिजल्ट क्या निकल के आया? रिजल्ट ये निकल के आया कि अगर कोई फ्रेम ज्यादा वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वहां पर टाइम बढ़ जाएगा। बताइए, समझ में? बढ़ा हुआ महसूस होगा, फील होगा, और जो फील करते हैं वो ही क्रिएटिविटी होती है। ठीक है, ये रिलेटिव थ्योरी है। तो रिलेटिव थ्योरी ये आपकी आइंस्टीन ने दी, जबकि हमारे यहाँ पहले से ही ये रिलेटिव थ्योरी रिसर्च कर चुके थे इसको। तो इसके रिलेटिव थ्योरी के टाइम के बारे में एक बात है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा, पहले कर लेते हैं। लिखो भाई, इसमें लिखो भाई, सापेक्षिक गति समय को प्रभावित करती है। सापेक्षिक गति समय को प्रभावित करती है। रिलेटिव मोशन is affected to the time, to the time, टाइम को प्रभावित किया जा सकता है रिलेटिव मोशन से। टी वो डिपेंड करेगा वी पर। वी को, हाँ बात सही, वी को हम मैक्सिमम सी तक ले जा सकते हैं। अच्छा, तो ये आपका पॉइंट में आएगा। अब पॉइंट से हम डिवाइड करते हैं तो पॉइंट से डिवाइड करेंगे, सपोज करते हैं, चलो t इज इक्वल टी नॉट अपॉन 0.5 है, ये मान लेते हैं, ये कंडीशन आई निकल के। हाँ, तो अब ये, अब इसमें अब देखें अब क्या रिलेशन आता है।
टी बड़ा आएगा, बताइए भाई, इसको लिख सकते हैं टी नॉट बाई, नहीं, 2, और ये 1/2 हो जाएगा ना, 2 पहुंचेगा ऊपर, तो आपका 2 T0 के इक्वल है टी। क्लियर हो गया भाई, क्लियर हो गया। हाँ, तो अब इस रिलेशन से क्या रहा, T इज इक्वल टू T0 है, तो कौन सा बड़ा, टी बड़ा है, फिर वही पहुंची ये। अच्छा दिमाग लगाया, क्योंकि V आपका C से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता है, जो मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, वो यही यहां भी रहेगा। इससे तो ये हो जाएगा, नीचे वाली वैल्यू हमेशा पॉइंट में आएगी। ठीक है, नमस्कार। तो तो टाइम आपका बढ़ रहा है, यानी कि बड़ा हो रहा है। चलो भाई, इसमें इसको थोड़ा सा कर लेते हैं, फिर और इसके बारे में मैं लिंक बताऊंगा आपको। आपने लिखा सापेक्षिक गति समय को प्रभावित करती है, इसके लिए हम मानते हैं, फॉर दिस वी एज्यूम दैट, इसके लिए हम मानते हैं, फॉर दिस वी एज्यूम दैट, कि गतिमान फ्रेम एस डैश में एक घड़ी एक्स डैश बिंदु पर रखी है। गतिमान फ्रेम एस डैश में एक घड़ी बिंदु एक्स डैश पर रखी है। ए वॉच इज प्लेस्ड एट ए पॉइंट एक्स डैश, एट ए पॉइंट एक्स डैश, एक्स डैश इन मूविंग फ्रेम एस डैश। एस डैश में मौजूद एक व्यक्ति एक्स डैश इन मूविंग फ्रेम एस डैश। आपने लिखा एस डैश में मौजूद एक व्यक्ति के अनुसार घड़ी की दो टिक टिक, घड़ी की दो टिक टिक, घड़ी टिक टिक करती है, सुई वाली करती है। चलो, घड़ी की दो टिक टिक समय T1 डैश व T2 डैश दर्शक के अनुसार घड़ी की दो टिक टिक समय T1 डैश व T2 डैश पर होती हैं, पर होती हैं। According to the observer in frame S dash, according to the observer in frame S dash, comma TW2 tick tick, 2 tick tick become at the times, become at the time T1 dash and T2 dash, तब दर्शक के लिए दो टिकों के बीच समय अंतर, तब दर्शक के लिए दो टिकों के बीच समय अंतर, दो टिकों के बीच समय अंतर, देन टाइम डिफरेंस बिटवीन टू टिक्स बाई ऑब्जर्वर।
कितना होगा ही, इसको मैं टी डैश लिख दूं तो T2 डैश माइनस T1 डैश। चलो इसको मैं एक चीज और लिख देता हूं यहां, क्योंकि एक बेसिक फॉर्मूला बन जाएगा आपका थोड़ा समझने के लिए। ये हो गया, एक को बंद कर लो, 4 नंबर को, 4 नंबर लिखा हूं। हाँ जी, इतना हो जाएगा, लिख लीजिए। टी नोट क्या है यहाँ, लिखो, टी नोट वह समय है, टी नोट इज दैट टाइम जब घड़ी दर्शक के साथ रेस्ट में है, तब घड़ी दर्शक के साथ विराम में है। टी नोट इज दैट टाइम व्हेन वॉच इज एट रेस्ट विथ ऑब्जर्वर। अब इन्हीं दो टिकों को, यही जो दो घड़ी की टिक टिक हैं, इनको हम इनका समय नोट करेंगे रेस्ट फ्रेम से, ठीक है, यानी कि एस फ्रेम से। पहले एस डैश में किया हमने, अब एस फ्रेम में बैठा है एक आदमी, वो इन टिक टिक का टाइम नोट करता है। तो न्यू लाइन से लिखते हैं, माना स्थिर फ्रेम एस में मौजूद, स्थिर फ्रेम एस में मौजूद दर्शक घड़ी की ये दोनों टिक टिक अपनी घड़ी से T1 व T2 समय पर नोट करता है, T1 व T2 समय पर नोट करता है। नाउ इन द फ्रेम S, in the rest frame S, comma, an observer noted the time by its watch. Noted the time by its watch are T1 and T2 of same tick tick, then तब समय अंतर, then time difference, अब क्या आएगा, T इज इक्वल T2 माइनस T1। इसको इक्वेशन 1 मान लिया और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। अब T टाइम आपका कौन सा है, जो फ्रेम एस से नापा गया है, और फ्रेम एस के रेस्पेक्ट में घड़ी कैसी है, मोशन में, क्योंकि घड़ी कहां थी, पहले हमने जो टाइम नापा था वो एस डैश में थी, तो यहां लिख देंगे जहां टी वह समय है, टी इज दैट टाइम व्हेन, जहां टी वह समय है, टी इज दैट टाइम व्हेन वॉच इज मूविंग, व्हेन वॉच इज मूविंग, जब घड़ी गतिमान है। अब यहां ये बात आपकी आ गई, अब चलते हैं आगे। देखो अभी हमने कंक्लूजन निकाला कि टी बड़ा या टी नॉट, टी बड़ा, ये इतना सा भी क्वेश्चन पूछा गया है, मेरे माइंड में था। हाँ जी, हाँ? हाँ, तो उसी में आदमी बैठा है,
हाँ, घड़ी घड़ी अपने हाथ में बांध करके आदमी एस डैश में बैठा है, तो उस आदमी के रेस्पेक्ट में घड़ी कैसी रही? रेस्ट। ठीक है, अब वही समय आपने फिर नोट किया किससे? एस फ्रेम से। तो एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में एस डैश मोशन में था, तो वहां वाला जो आदमी है उसके रेस्पेक्ट में क्या आ गई घड़ी? मोशन में। बात आई समझ में नहीं आई? हाँ, एक बार और मैं बताता हूं कि एक आदमी है, वो बैठा है एस डैश फ्रेम में, उसी में एक घड़ी रखी हुई है, घड़ी चल रही है, टिक 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 कर रही है। ठीक है, अब उसके रेस्पेक्ट में वो घड़ी रेस्ट में है या मोशन में? रेस्ट में। ठीक है, अब दूसरा आदमी, ठीक है, वो बैठा है किसमें? एस फ्रेम में। अब वो उसी घड़ी को देख रहा जो एस डैश में है, तो उसके रेस्पेक्ट में कैसी रही वो? मोशन में आ गई ना। तो उसके रेस्पेक्ट में मोशन में, और वो हमने क्या ले लिया है? टी समयांतर जो आप, लेकिन ये T2 T1 क्या है? ये उन्हीं टिक टिक का टाइम है जो आपका एस डैश में था, ये इसने अपनी घड़ी से नोट कर लिया है। तो दोनों घड़ी के टाइमों में क्या देख रहे हैं हम? अंतर देखना चाहेंगे कि टाइम में कुछ टाइम रिलेटिव है या नहीं है। बताइए समझ में? अब देखिए, बाई लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, बाई लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। हाँ भैया बच्चों, बताओ T1 इज इक्वल क्या था आपका? T1 डैश प्लस में था ये एक्स डैश बी ओवर सी अपॉन अंडर रूट सी स्क्वायर बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, यानी ये कट जाएगा, टी बन जाएगा। ठीक है, एंड T2 इज इक्वल, ये क्या था? T2 डैश, लॉरेंट्स वाला ही लिख रहा हूं मैं, प्लस एक्स डैश v ओवर सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। ये चीज आपने लिख ली लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से। ठीक है, ये तो फॉर्मूला है, तो पता है, पहले मैं बता चुका हूं। देखो कभी इसमें कंफ्यूज हो जाए तो ये याद रखना आप। इसका डायमेंशन क्या, नीचे वाले का बताओ? नीचे वाले टर्म का डायमेंशन क्या? यूनिट क्या? डायमेंशन लेंथ। ये भी वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी, एक दूसरे को काट देगा। अरे इधर देख लो, इसका डायमेंशन नहीं है ना कुछ, इसका डायमेंशन सेकंड, यूनिट सेकंड, इसका इसका भी सेकंड। फिजिक्स का रूल होता है कि आप सेम डायमेंशन का ही सेम डायमेंशन में ऐड कर सकते हैं या घटा सकते हैं। तो इसका भी जब ये टाइम निकाल रहे हैं तो अल्टीमेटली इसका भी किसका आना चाहिए? टाइम का ही आना चाहिए। तो ये तो ऑलरेडी टाइम है, ये आपका एक सी वी से कट जाएगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, टाइम फिर भी बन गया है। तो याद रखने के लिए कभी आपका सी स्क्वायर और इसमें कंफ्यूज हो जाओ तो डायमेंशन आपको पता करके वो सेम कर लो। रखिए, putting the values, these values in equation number 2, putting these values in equation 2। बच्चों t is equal T2 डैश प्लस एक्स डैश v ओवर सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर प्लस एक्स डैश v ओवर सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। ठीक है भाई, एलसीएम ले लेंगे, ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो एलसीएम लेने के बाद ये आ जाएगा t इज इक्वल T2 डैश माइनस T1 डैश अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। यूजिंग कर देंगे 1 को, तो t इज इक्वल t डैश ओवर अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, या t नॉट ओवर अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। ये आ गया। समय कितना बढ़ा हुआ प्रतीत होगा? कितना फैक्टर? 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर।
लिख लीजिए, टाइम भी बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? टाइम बढ़ता हुआ देखा है कभी? महसूस किया है, आई मीन महसूस किया है, देखोगे तो फिर क्या टाइम। महसूस किया बढ़ता हुआ? हाँ बिल्कुल किया होगा। कब होता? जब किसी का इंतजार होता है, तभी तो बढ़ता हुआ होता है। भाई अगर आप किसी का इंतजार कर रहे हैं तो आपको बढ़ता हुआ टाइम होंगे 10 मिनट, आप कहोगे उससे आधा घंटा हो गया, आधा घंटे से बैठा हूं। और तुम्हारा कोई इंतजार कर रहा है, तुम जा रहे हो, अरे अभी तो 10 मिनट पहले ही तो फोन किया था, 10 मिनट ही तो हुए हैं। तो यही तो रिलेटिविटी है, यही रिलेटिविटी है बच्चों। अब जो फील किया वो टाइम है सही, या जो घड़ी बता रही है वो सही है, यहां कंफ्यूजन आ जाता है। लेकिन हाँ जी, तो कितना बढ़ा हुआ, कितना फैक्टर बढ़ा हुआ? हाँ, 1/√1 - v², ये फैक्टर बढ़ा हुआ टाइम प्रतीत होगा। किसको? जो आपका मोशन में है, लिख लीजिए। अतः स्पष्ट है, thus it is clear that किसी गतिमान दर्शक को, किसी गतिमान दर्शक को समयांतर गुणक, समयांतर गुणक 1/√1 - v²/c² से बढ़ा हुआ, से बढ़ा हुआ प्रतीत होगा, से बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। क्लियर दैट any moving observer appear the time dilation with factor 1/√1 - v²/c²। टाइम डिलेशन विद फैक्टर 1/√1 - v²/c²। अच्छा, ये तो गतिमान वाले को प्रतीत हुआ, रेस्ट वाला क्या प्रतीत, क्या महसूस करेगा, क्या एपियर होगा उसके लिए? उसके लिए थोड़ा सा सुस्त। अच्छा, यहाँ एक बात आती है कि जो चलो गतिमान वाला है उसे टाइम बढ़ा हुआ प्रतीत हुआ है, तो घड़ी स्लो होगी या फास्ट होगी उसकी? स्लो हो जाएगी, तभी तो टाइम बढ़ेगा। यानी घड़ी को धीमा चलना चाहिए, 1 घंटा जो पहले चल रही थी घड़ी उससे ज्यादा टाइम ना होगा, तो घड़ी सुस्त तो हो जानी चाहिए, ठीक है, स्लो हो जानी चाहिए, तो स्लो हो जाती है। तो लिख लीजिए, अर्थात अर्थात एक स्थिर दर्शक को उसके सापेक्ष गतिमान घड़ी उसके सापेक्ष स्थिर घड़ी की अपेक्षा, उसके सापेक्ष स्थिर घड़ी की अपेक्षा सुस्त प्रतीत होती है, सुस्त प्रतीत होती है। इट मीन्स any observer appear the slow watch,
इन मूविंग कंडीशन या मूविंग पोजीशन, इन मूविंग पोजीशन लिखिए विद रेस्पेक्ट टू रेस्ट वॉच, विद रेस्पेक्ट टू रेस्ट वॉच। यह घटना समय विस्तार कहलाती है, यह घटना समय विस्तार कहलाती है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड टाइम डिलेशन। अभी मैं और इसको एक्सप्लेन करूंगा, पहले एक क्वेश्चन लिखते हैं, एक न्यूमेरिकल लिखिए इसके साथ साथ। एक फ्रेम में या एक लेबोरेटरी फ्रेम में एक कण का जीवन काल, एक कण का जीवन काल 2.5 क्रॉस 10 टू द पावर 7 -7 लिख लीजिए, 10 टू द पावर -7 सेकेंड। एक फ्रेम में एक कण का जीवन काल 2.5 क्रॉस 10 टू द पावर -7 सेकेंड है। The lifetime of any particle, the lifetime of any particle in laboratory frame is 2.5 cross 10 to the power -7, is 2.5 cross 10 to the power -7 second। और कण की चाल 2.8, कण की चाल 2.8 क्रॉस 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड है, और कण की चाल 2.8 क्रॉस 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड है। एंड स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज 2.8 क्रॉस 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। कण का जीवन काल उससे जुड़े फ्रेम में कितना होगा? कण का जीवन काल उससे जुड़े फ्रेम में कितना होगा? कैलकुलेट द लाइफ टाइम ऑफ पार्टिकल with linked या linked with a frame, linked with a frame। अब इसको समझ लीजिए आप। अब हम समझेंगे आखिर ये है क्या। देखिए एक बात निकल के आई, हमारा ये फॉर्मूला आया, इससे हमने निकाल लिया T ग्रेटर देन T और T नॉट, ये चीज निकल के आई। अब जितना वेलोसिटी हम बढ़ाते जाएंगे यहाँ से उतना ही ये इंक्रीज होता जाएगा, जितना वेलोसिटी v का वैल्यू बढ़ाएंगे उतना ही ये वाला t यानी कि ये टर्म इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि नीचे का टर्म कम होता जाएगा। बात आगे समझ में? कहने का मेरा मीन ये है कि सपोज करिए जो आपका एसएस फ्रेम था, एसएस फ्रेम में घड़ी रखी हुई है, एक आदमी एस फ्रेम में बैठा है। एस फ्रेम का जितना ज्यादा वेलोसिटी होगा एस फ्रेम वाला उसको उसका जो टाइम है उतना ही बढ़ा हुआ प्रतीत होगा, बड़ा टाइम लगेगा। ठीक है,
अब सुनो बात, इसका कॉन्सेप्ट है क्या? आपके जो कुछ किताबें हैं, जो आपकी किताबें हैं, उनमें बताया गया था एक बात क्या होता है कि इंद्र भगवान, ठीक है, देवताओं की ये माना जाता है कि पहली सीढ़ी इंद्र भगवान। अगर देवताओं तक पहुंचना है तो पहला अटैक किस पर होगा? ये होता है जनरल। तो एक बार ऐसा ही हुआ, इंद्र की जो सीट थी उस पर परेशानी आ गई। एक राक्षस जाति का उसने अटैक बोल दिया इंद्र पर कि भाई इस सीट पर मेरा हक है, मैं तुझसे ज्यादा बलवान हूं। तो क्या तो हुआ क्या, उसने आक्रमण कर दिया। इनको पता चला कि भाई ये तो इसने बहुत सारे देवताओं से ही वरदान ले रखे हैं, हथियार ले लिए हैं, ब्रह्मास्त्र ले लिए हैं, अगर इन्होंने चला दिया तो सीट छिननी पक्की तय है। तो एक ये तो आपका अर्थ है, यानी कि इसको बोलते हैं मृत्यु लोक, ठीक है। अर्थ पर एक राजा थे, वो भी काफी बलवान थे, राजा मुचकंद नाम से बोला जाता है। अरे इधर सुन लो, मोबाइल पर रहने दो, इधर सुन लीजिए क्या कर रहे हो। अच्छा इधर सुनो, मुझे लगा चलो। तो हुआ क्या, जब इतना खतरा पड़ गया तो जो राजा मुचकंद थे, इंद्र ने उनसे रिक्वेस्ट की, इंद्र ने रिक्वेस्ट की कि भाई आप आइए और आप हमारे साथ युद्ध करिए, और नहीं बड़ा खतरा हो गया, सीट चली जाएगी, देवताओं की बेइज्जती हो जाएगी। तो उन्होंने कहा चलो ऐसी क्या बात है, चलते हैं। उन्हें भी अपनी ताकत का पूरा प्राउड था, क्योंकि बहुत सारे शस्त्रास्त्र उन्होंने भी इकट्ठे कर रखे थे अपनी तपस्याओं से, ठीक है। तपस्या का मतलब क्या होता है? तपस्या का मतलब नहीं, कष्ट झेलना तो नहीं कहेंगे। तपस्या का मतलब यही है कि आप जो भी काम कर रहे हो उसको सही तरीके से करें। जैसे अब आप पढ़ रहे हो तो तुम्हारा काम क्या होना चाहिए? पढ़ने का, वही तपस्या। लेकिन उससे अलग दूसरे काम जो करते हो तपस्या अलग करती है, ठीक है। तो तपस्या का मतलब ये है। हाँ, तो उन्होंने अपनी तपस्या से बहुत शक्ति अर्जित कर ली थी। अंततः क्या होता है, राजा मुचकंद इंद्र के साथ युद्ध करते हैं। तो युद्ध करने में उनको लगभग 15 दिन लगते, ठीक है। यानी कि मुचकंद पहुंचे जिस प्लानेट पर इंद्र रहते थे, वहां पहुंचे, राक्षस ने अटैक किया, दोनों में युद्ध चला। तो ये बताते हैं कि सपोज करते हैं 15 दिन, क्या मैं 3 दिन की बात करता हूँ, उसमें ज्यादा कम हो सकता है। तो 3 दिन युद्ध हुआ। जब 3 दिन युद्ध हुआ, उसके बाद उस राक्षस को हरा दिया, वो चला गया वहां से लौट के, मार दिया जो भी हुआ उसका। तो 3 दिन बाद जब लौट के आए कि ठीक है साहब इंद्र जी, अब हमें जाने दीजिए, अब हम अपना राजपाट देखेंगे। मुचकंद बोले जी कहाँ जाओगे? जहाँ से आए थे, वहां से आए थे, तो वहाँ क्या है, वहाँ कोई आपका राज्य तो रहा नहीं, वहाँ तो खंडर हो गया। अरे ऐसे कैसे हो जाएगा, 3 दिन पहले तो आए नहीं हम। नहीं आप जाना चाहते हो तो आप देख लीजिए। उन्होंने वहां देखा तो वहां खंडर था, यानी कि इसी ऐसे कैसे हुआ कि राजा यहाँ का जो टाइम है, हमारा जो प्लानेट है, यहाँ के लिए 3 दिन गए हैं, वहां के 3 युग हो गए। यानी कि 100 वर्षों से कई हजार वर्षों का होता है कि कितने युग बीत गए। तो वहां हमें क्या मिलेगा, वहां का टाइम और है, यहाँ का टाइम और है। तो राजा बिल्कुल एकदम स्फूर्ति में था, 3 दिन में तो युद्ध किया है। ठीक है, 3 दिन में क्या होता है, जैसे ही उसने सुना कि युद्ध बीत गए, तुरंत थकावट उसको महसूस हो गई। यहाँ से साइकोलॉजी सब्जेक्ट आ जाता है कि साइकोलॉजी में जैसे ही आपको फील होगा इतना टाइम हो गया, तो आपके बॉडी का अंश जितने भी हो ऐसे ही बिहेव करेंगे और निश्चित रूप से थकावट पैदा होगी। अगर उसको नहीं बताया जाता, वही ग्रोथ रेट, वही सारी चीजें उसके साथ हो रही। तो उसने कहा भाई मैं अब बहुत थक गया हूँ, क्योंकि उसकी रानियां थी, उनके बच्चे थे, राजपाट था, सारी चीजें थी। तो एक मोह होता है
अब उसने देखा भाई ये तो बड़ा गड़बड़ हुआ मेरे साथ, जो मेरा जीवन था उसे मैं अच्छे से नहीं जी पाया। तो एक तो वहां की टेंशन, तो यहाँ का अंत है उसको थकावट हुई। तो उन्होंने कहा कि भाई इंद्र एक काम करिए आप, अब मैं बिल्कुल आराम करना चाहता हूँ, मुझे कोई ऐसी जगह बताइए कि जहाँ पर मुझे कोई भी डिस्टर्ब ना करे। तो उन्होंने कहा ऐसे ऐसे आप पृथ्वी लोक पे जाइए और वहां जाकर एक गुफा है, आप उसमें विश्राम करिए, आपको कोई वहां डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब वो जाके वहां सो जाते तो इतने सोते हैं वो मिट्टी वगैरह ये सारी चीजें उनके शरीर पर जम जाती। अब बात इससे आगे आपका ये कृष्ण युग आता है। तो कृष्ण युग में क्या होता है, उस टाइम पर एक आपका कालिया वन नाम का राक्षस था, ठीक है, उस टाइम का। अब वो क्या करता है, वो कृष्ण के पीछे पड़ लेता है कि तुझे ही देखूंगा, तू सबको बहुत लीला दिखाना, आजा मुझसे उसे भी प्राउड था, तो उसे भी देवताओं से वरदान मिले हुए थे कि ऐसा नहीं कि सामने स्वस्थ सेना पदवियां इस तरह की कुछ चीजें थी। तो जब वो पीछे चलता है तो कृष्ण भक्ति हैं उसको छोड़कर, ठीक है, जिससे बोला जाता है रणछोड़ कृष्ण को, क्योंकि वो भी उनकी एक जो विद्या है उसमें आती है कि रण को छोड़ना भी एक रण की नीति है, आक्रमण की नीति है, उसको आप कायरता समझे। जैसे अटैक किया था शिवाजी ने, शिवाजी का क्या था, आक्रमण किया, मार दिया, चले, ठीक है, ये एक ही युद्ध नीति भी है। तो भागते जाते हैं, अपना एक उन्होंने एक लिबास था, कपड़ा था, वो ओढ़ रखा था, पता अपना सारा कुछ सब प्री प्लान होता है, उसमें थोड़ा इधर उधर चीजें हो सकती हैं। तो जाते हैं और एट लास्ट उसको उसी गुफा में ले जाते हैं। तो वो सो रहे थे। हाँ, मुझे इंद्र ने ये भी कहा अगर आपको कोई डिस्टर्ब करेगा तो आपकी आंखों से एक ऐसी दिव्य ज्योति निकलेगी, उससे वो भस्म हो जाएगा। उन्होंने कृष्ण ने क्या किया, वो अपना लिबास कपड़ा जो राजा मुस्लिम सो रहे थे उन पर डाल दिया ऊपर से। अब वो आया, उसने कहा कि यहाँ आके सो रहा है, यहाँ आराम कर रहा है, तो उनको जगाया, जगाने के साथ देखा तो वो और कोई था। जैसे ही वो ना खड़े हुए, उनकी दिव्य ज्योति निकली, यानी कि अपार ऊर्जा, और उससे वो भस्म हो गया। तो जो मेरा इस कहानी को सुनाने का तात्पर्य ये था, एक तो मैं आपको टाइम बढ़ता है ये पहले से पता था, आइंस्टीन से पहले भी पता था, जो हमारे यहाँ ऑलरेडी है। अब उसमें ये भी बताया जाता है कि इंद्र है उस प्लानेट पर, इंद्र भी अमर नहीं है, उसका भी एक टाइम पीरियड है, उस टाइम तक वो रहेगा, वहां से वो भी मिस हो जाएगा, फिर दूसरा क्या और क्या आएगा, नहीं आएगा। जैसे आपके बाबा दादा थे, अरे अब आप आ गए, आप भी फरमाने में समझिए, ठीक है, इस बात का कोई गम मत करिए, 60-70 साल में सब निकल लेते हैं, लाइफ को अच्छे से जिए और अपना चलिए। तो मेरा तो इसका सुनाने का तात्पर्य एक तो टाइम ड्यूरेशन, समय कैसे विस्तार करता है। हम मान लीजिए उसको उसका टाइम ज्यादा था तो क्या हुआ होगा, उस प्लैनेट का निश्चित रूप से वेलोसिटी ज्यादा होगा, अभी तो बड़ा बहुत टाइम महसूस कर रहा था वो, बात आई समझ में नहीं आई। अब बात यहाँ से ये आती है कि हमारे चारों ओर की जो चीजें हैं, हमारी आंखें जिनको देखती है, उसी से इम्पैक्ट होकर के हमारी बॉडी, हमारी मनोस्थिति, हमारी सारी चीजें उसी के हिसाब से ग्रोथ करती है। ये बात मानेंगे नहीं मानेंगे, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि कोई आदमी ऐसा होता है, अलग फ्रेम में है और वो बूढ़ा ही नहीं दिखता, कहने का मेरा मीनिंग है, क्वेश्चन आएंगे इससे इसी तरह से। हाँ जी, दूसरी बात ये थी कि कुछ चीजें प्लान में होती हैं, तो पहले ही प्लान हो गया होगा कि ऐसे ऐसे उसको वहां शक्ति मिलेगी उस आदमी को, वो आदमी वहां से जाके वहां पहुंचेगा और उसके द्वारा वो नष्ट किया जाएगा। नेचर अपना हिसाब बना लेती है, इसमें ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे तो बहुत सारी चीजें विकल्प होकर तुरंत असर दिखाते हैं, है नहीं। अच्छा, तो आप टाइम को बढ़ता हुआ पढ़ना आप समझ गए, टाइम बढ़ता है क्या कैसे फील होता है,
अच्छा आप इस लाइन से अलग हटाए हफ्ते से, आपको कोई नहीं दिख रहा, ठीक है, आप उस जगह वहाँ 48 घंटे रहते हैं, यानी कि यहाँ का 24 घंटा वहाँ का एक दिन, ठीक है, और 24 घंटे का 24 घंटे एक रात, इसलिए आप उसमें पहुंचे, क्या होगा, तेज चल रहा होगा बिल्कुल, ये रिलेटिविटी के, क्योंकि ये एग्जैक्ट चीजें तो अभी नहीं की कहीं जा सकती, क्योंकि साइंस का ग्रोथ अभी नहीं किया है, वो चीजें चल रही हैं। तो मेरा कहने का ये, अगर आप उस पर रह रहे हैं तो मान लीजिए यहाँ से एट टाइम आपको वहाँ भेज दिया जाए, ठीक है, और यहाँ भी लोग रह रहे हैं, अब आप वहाँ हैं, अब ये लोग आपको देखेंगे, क्या महसूस करेंगे, बुजुर्ग हो जाएंगे। अब यदि क्वेश्चन ये उठता है कि बुजुर्ग होने का मतलब ये है कि आदमी की बॉडी वास्तव में बूढ़ी हो जाएगी या उसे महसूस होगा, हो जाएगी, क्यों हो जाएगी, टाइम तो उतना ही हुआ ना, उसने फील ही तो किया है, ठीक है, अल्टीमेटली बात ये आती है, अच्छे दार्शनिक हैं, उन्होंने भी ये बात कही है कि वातावरण के साथ अनुकूलन बिठना, ठीक है, वो ही आपका लर्निंग है, इसके बाद तो कैसी चीजें आएंगी आप समझ पाते हैं, हमारे चारों जो चीजें जैसी भी होती हैं, इस तरीके से होती हैं, हम उसी हिसाब से हमारे अंदर जो डेवलपमेंट होते हैं वो उसी हिसाब से होते हैं, ठीक है। तो टाइम रिलेशन को आप अच्छे से समझ पाए, बात तो समझ में आई नहीं आई, एक मैंने आपको कहानी भी बता दी, ठीक है, और वो कहानी सिर्फ ये बताती है कि टाइम भी आपका बढ़ता है, टाइम भी आपका घटता है, ठीक है। तो बहुत तेज चल रहा होगा जो प्लैनेट, आप उसको जाना चाहोगे, बिल्कुल जाना चाहिए, उस पर जाने के लिए तेज ही चलना पड़ेगा, इसलिए जा सकते हो, चल रहा हो उसका टाइम जो प्लैनेट तेज चल रहा होगा, यहाँ वाले जो फील करें तो उन्हें ज्यादा फील होगा, हाँ वो उसका तो सेम है जो भी है, लेकिन जो रेस्ट वाला उसे उसका बड़ा बहुत टाइम लग रहा है, बड़ा यहाँ के हिसाब से तो बढ़ ही गया ना वो। तो अब आ जाइए यहाँ, जो मैंने आपको क्वेश्चन बोला, क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन को सॉल्व करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। अच्छा एक बात बताओ, प्रॉपर टाइम किसको माने हम, प्रॉपर टाइम उचित समय, उचित समय वो है कि जहाँ वो आप वही घड़ी है, घड़ी आपके रेस्पेक्ट में रेस्ट में है, तो उसको हम प्रॉपर टाइम मानेंगे, उचित समय। अगर मोशन कंडीशन में आ जाएगा वो आपका अपारेंट यानी कि फील होने वाला आभासी, ठीक है, तो आपका ये आएगा। अच्छा हाँ भाई चलो, क्या बोला था मैंने, सॉल्यूशन कर रहे हैं, एक पार्टिकल है उसका लाइफ टाइम कितना है भाई, टी इक्वल दिस, तो इसको टी माने टी नॉट माने, मुझे बता दीजिए बस, टी नॉट, वेरी गुड, क्यों टी नॉट, क्यों, क्योंकि पार्टिकल मूव कर रहा है, मूव करना है वो पार्टिकल मूव कर रहा है, तो टी नॉट आपका किसके इक्विवेलेंट था, देखो इधर टी नॉट टी डेल्स को माना है, अब टी डेल्स में घड़ी की, टी डेल्स में आदमी बैठा था तो उसके रेस्पेक्ट में क्या की घड़ी, तो आपका ये आ जाएगा, यानी कि टी नॉट आपका हो गया ये टाइम जो आपको दिया है। और बच्चों बी कितना है,
क्रॉस 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड। और पूछा है आपसे डी क्या, बिलो apparent time is equal proper time upon under root 1 minus b square over c square। भाई इसको याद रखना है, बंदा ऐसे भी पूछा गया, यानी कि आभासी समय और ये है उचित समय। रख दीजिए भाई, b is equal to t naught है आपका 2.5 क्रॉस 10 to the power minus 7 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस b का वैल्यू कितना है आपका 2.8 क्रॉस 10 to the power 8 स्क्वायर ओवर c स्क्वायर। ये आपका c की वैल्यू होती है। अरे c की वैल्यू होती है ठीक है, तो एक c कैंसिल हो जाएगा 5 कैलकुलेट करो 3 क्रॉस 20 कम है कैसे करोगे ये। अच्छा सभी 2.8 नहीं चल रहा है, कर दीजिए से सॉल्व जरूर है कितना आएगा, ये आएगा लगभग 6.79 प्लस 6.96 क्रॉस 20/7। अगर एग्जैक्ट आप कर दो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वो तो आप कैलकुलेट देखो t is equal to 2.5 क्रॉस 10⁻⁻7 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 2.0 क्रॉस 2.8 क्रॉस 10 to the power 16 अपॉन, चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो ऐसे कर सकते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। चाहो तो उसे c भी मान के उसके नियरेस्ट आ जाएगा। कितना आ रहा है आंसर लिख लो इसके, चलो आंसर बताता हूँ। आंसर एक तो आपका 6.79 क्रॉस 10 to the power -7 सेकंड और दूसरा है 6.9 समथिंग 10 to the power 7। उसमें यही है c मान लो, उससे थोड़ा सा दिया जाएगा या ऐसे 3 करके करो तो ही जाता है, दोनों ही आंसर सही है। तो टाइम रिलेशन आप समझ गए। हां आपने ये बताया था अर्थात एक इससे दर्शक को उसके सापेक्ष इससे घड़ी की अपेक्षा एक में पाया आपने स्थिर दर्शक स्थिर ही घड़ी है, बात है दोनों एक जगह लिमिट में मॉडल पाया है। फिर उसके बाद गति की घड़ी देखा, वो से आगे भी देखो, उससे आगे भी पढ़ो, बस एक पे छोड़ दिया एक स्थिर दर्शक को उसके सापेक्ष स्थिर घड़ी की अपेक्षा, अच्छा आपने लिखा है स्थिर घड़ी की अपेक्षा आगे इसमें भाई इसे थोड़ा करेक्ट करिए, आप देख नहीं पाए हो। स्थिर घड़ी की अपेक्षा गति की घड़ी आपने कहा एक स्थिर दर्शक को उसके सापेक्ष गतिमान घड़ी इसके सापेक्ष गतिमान घड़ी घड़ी और फिर उसके बाद है आपका स्थिर घड़ी के सापेक्ष या एक सब नहीं गड़बड़ तो कहानी करते बच्चों
क्वेश्चन अराइज होंगे तो कर डालोगे रे इससे। ठीक है, अपना ही करते थे, नमस्ते जी। ठीक है, इसको कैसे करोगे? नमस्ते जी, नमस्ते।